में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, और उसको इतनी बार मतलब फॉर एग्जांपल आज के दिन में भी मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, यू हैव रिटन इन योर नोट, मतलब इफ यू हैव रिटन इन योर नोटबुक, आपने उस चीजों के ऊपर खुद से क्वेश्चन किए हैं, क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, देन यू कैन रिकॉल दोस कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और अगर आपने घर पे भी वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं सॉल्व, है ना, इट विल रिक्वायर हेल्प। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड की हेल्प लगेगी कि अरे मेरे को तो नहीं आया, तेरे को आया क्या, है ना। लाइक सारे फ्रेंड्स डिस्कस भी करते हैं, फिर अगर वहां पे भी नहीं हो रहा है, टीचर से डिस्कस कि सर वापस एक बार बता सकते हैं क्या, या फिर सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इन दोस DPP, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आफ्टर द लेक्चर यू विल गेट जो भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी सेशंस होंगे उसके बाद क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चंस है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। सब सेशन के बाद नहीं मिलेंगे, बट फ्यू सेशन के बाद आपको बोला जाएगा कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर इसके ऊपर आपको जो बुक दी गई है उसको सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट। तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अप्लाई कर लेते हैं, तो शायद उसको मतलब ना बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार समझ में आ गया, बार बार क्या। जैसे बचपन में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, है ना, F=G m1 m2 अपॉन d² या फिर r², अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी चेंज दैट वैल्यू। कि जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो हम d बोलते हैं, जब अर्थ रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसे r बोल देते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर एक बार समझ गया तो फिर बार बार क्या, कैप्लास के लॉ, एक बार समझ गया ना, बार बार क्या, है ना। तो ऐसे करके हम भी अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स में। सो एक छोटा सा मतलब बस ऐसा है कि फिजिक्स कोई टफ नहीं है। इन शॉर्ट एक से लास्ट समरी सेंटेंस में फ्रेम करूँ तो इट इज नॉट टफ, बट यस ऑब्वियसली इट रिक्वायर लिटिल एफर्ट्स, इट रिक्वायर एन एप्लीकेशन। बिकॉज कैसा है यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कंडीशन क्या दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यू आर, है ना, यू आर ड्राइविंग इन अ कार एंड अ मंकी सिटिंग ओवर यू। तो अगर दोनों चल रहे हैं तो क्या होगा, लाइक यू हैव टू इमेजिन कि अच्छा हाँ मैं कार में बैठ गया। अगर मैंने बोला कि आप एक फैन के एज पे बैठे हो तो वो आप क्या करोगे, तो हम सर्कल करेंगे, है ना, बट पूरा फैन क्या करेगा, तो पूरा फैन रोटेट करेगा। तो यू हैव टू इमेजिन द सिचुएशन विच इज अवेलेबल इन डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स भी है, तो सुना मेरी बात अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का ही एक एडवांस वर्जन या फिर एक छोटा सा वर्जन हम फिजिक्स में यूज करते हैं। सब कुछ यूज नहीं करते, और इसके लिए जरूरी भी नहीं है कि आपको पूरा 11th या 12th आना चाहिए। इट इज लाइक इट विल रिक्वायर लिटिल मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको कार में ट्रैवल कर, सो वी रिक्वायर्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन। सो उसके लिए थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ बोल दिया कि चलो किसी का एरिया कैलकुलेट करो, सो लाइक यू हैव टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रिंग है, रिंग, तो रिंग विल बी, अगर मैं छोटे छोटे मास की बात करूं, मैं दिख रहा हूं ना, विजिबल हूं मैं? यस नमिता? स्क्रीन चिपक गई है, स्क्रीन लैग हो रहा है। एक सेकेंड। ये हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स को रियल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। तो जैसे ही हम और भी चीजें डिस्कस करते हैं ना लाइफ में, कि क्या हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपका जो ये पूरा सिलेबस है ना, दैट इज नो व्हाट कैन आई से, लाइक they have structured in such a manner that you will understand the entire concept from your day to day. मतलब अगर आपके दिन में जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ 24 आवर्स के अंदर, उसकी लिटिल अंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको 11th और 12th में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आती है डिग्रीज या फिर कोर्सेज, जिसमें आप थोड़ी बहुत और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मजा आ गया, मतलब है ना, मुझे यार मजा आ गया पुल्ली वाले क्वेश्चन करने में, जहाँ पे पुल्ली होती है, मंकी होता है, ऊपर चढ़ता नीचे होता था, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे होता, वो मजा आ गया। तो लाइक यू हैव सेपरेट कोर्स फॉर दैट, दैट इज इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छा लगा मुझे, सर फिजिक्स पढ़ने के बाद नीट में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली जब आप वहां पे भी जाते हो तो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, हाउ दे हैव डिजाइन दैट पार्ट, कहाँ से डिजाइन होगा, कैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा, एंड ऑल सच थिंग्स रिक्वायर्ड फिजिक्स थोड़ी बहुत। और वैसे ही हम डे टू डे लाइफ में जो चीजें देखते हैं, दैट इज ऑल इन्वॉल्व विद दैट। तो हम यहाँ पे, मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करवाऊंगा फिजिक्स के बारे में। आई हैव अ लिटिल टाइम, ऑब्वियसली फिजिक्स के सेशन थोड़े से लंबे होते हैं, पर ठीक है, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 आवर है।
So I try क्या? I'll explain you one of the concept which will help you in your day-to-day life, obviously. और obviously साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो हमने बचपन में भी किया है। चलो ठीक है, मुझे बताओ किस किस को ऐसे बुक घुमाना पसंद है? मैं घुमाता ना मतलब, आई डोंट नो, मुझे नहीं आती, बट लेकिन उसे घुमाना पसंद है। किसने ट्राई किया कभी? Yes, sir. ओह कालू, Yes, sir. Yes, sir. गर्ल्स में किसी ने ट्राई नहीं किया? मतलब ट्राई करता ना, ऐसा घुमाता, पता है ऐसे से जैसे कृष्ण भगवान जैसे ऐसे घुमाते रहते ना, लाइक ऐसे हम ट्राई करते कभी कभी। चलो छोड़ो, वो नहीं किया होगा आपने, ये तो किया होगा, ऐसे बैलेंस किया होगा किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस स्केल, एक छोटा सा स्केल है मेरे पास, इसको हमने बैलेंस तो किया होगा। मुझे पता है ये इतनी बड़ी स्केल है, इन पे भी नहीं दिख रही पूरी, अच्छा डायगोनली भी नहीं आएगी, हाँ बड़ी सी स्केल है। अब मुझे इसको बैलेंस करना, तो मुझे ये तो पता है कभी आपने ट्राई तो किया होगा ऐसे कि चलो इधर बैलेंस करके देखते हैं, तो ये गिर जाएगा। फिर हम बोलते हैं सर इधर इधर से बैलेंस करो, कॉर्नर से करो, कॉर्नर से हो जाएगा बैलेंस, ऐसे एक फिंगर पे। No, sir. कौन से पॉइंट से होगा बैलेंस? कौन Center. से पॉइंट से होगा? Center. ओके, Center. मतलब अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ पे अगर आपको स्केल दिख रही है तो यहाँ से दिस स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट एंड्स एट 40। तो हम क्या बोलेंगे सर, कहाँ से बैलेंस करना चाहिए, कहाँ से पकड़ना चाहिए? 20. 20. 20. 20 ना, ऑब्वियसली, मतलब कि सर पूरा 20 है, तो मेरे पास देखो ये 20 है, 20 है, ये देखो 20 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से पकड़ा, सो ट्राई क्या बैलेंस करने का, तो अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास, और ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यार ऐसी चीज है जहां पे हम बैलेंसिंग समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बड़े बड़े जब रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली बड़े का छोटे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तब एक बड़ा सा आई कैन से एक टेबल होता है जिसके ऊपर अराउंड हम बैठते हैं। टेबल में एक चीज होती है जिसके ऊपर वो पूरा टेबल बैलेंस होता है ना, जिसके ऊपर हम चीजें रखते हैं, बट फिर भी एक साइड एक नॉर्मली एक छोटा सा रॉड होता है या फिर एक स्टिक होती है जो नीचे की तरफ होती है, सेंटर में होती है, सो दैट कि पूरे टेबल को बैलेंस करें। सही है। तो हम इस मतलब ये जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें यही अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे पूरा बॉडी बैलेंस हो जाता है। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अब मुझे बोला कि ये स्टैंड पे ऐसे रखना है, या फिर मुझे ये स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है जिसको मुझे ऐसे इसके ऊपर ना ऐसा डिजाइन होना चाहिए, या फिर एक ऐसा पिलर होना चाहिए, पिलर या फिर एक ऐसा ब्रिज होना चाहिए, सो दैट कि पता आपने कभी देखा होगा जो ब्रिजेस होते हैं उसके बीच में बड़ा सा पिलर होता है ना, पैंड्रा पुला सीलिंग, उसके बीच में पिलर होता है। अब वो एक बीच में पिलर क्या करता है ऐसा, सो दैट कि पूरा चीजें बैलेंस होता है। तो हम क्या करते हैं उसको, अगर मुझे बोला है ऐसे अरेंज करना है, इतना बड़ा ब्रिज है 40 सेंटीमीटर का, ऑब्वियसली 40 मीटर 40 किलोमीटर का, मुझे बैलेंस करना, मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर में शायद एक ब्रिज बनाऊंगा, सेंटर में एक पिलर बनाऊंगा, सो दैट इट कुड बैलेंस। सो हम इस पर्टिकुलर सेशन में, या पर्टिकुलर सेशन जो टुडे का, जो आज का जो सेशन है, दिस सेशन, टुडे सेशन, विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट जिसको हमने बचपन में पढ़ा था, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रॉइड। कुछ याद है सेंट्रॉइड? अरे याद तो होगा, किधर था पढ़ा था, किधर पढ़ा था? Geometry. Geometry. हाँ ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अभी ज्योमेट्री में पढ़ा था। फिजिक्स में भी किधर, मतलब साइंस में भी किधर पढ़ा था आपने? कुछ ऐसा पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट होता है, इमेजिन योर फर्स्ट चैप्टर, यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2। कॉन्सेप्ट समझना और मुझे आंसर करना। अगर बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 5 r, तो थोड़ा छोटा लेते हैं, 6 r लिखता हूं। इफ दिस इज r एंड दिस इज ऑल्सो r, बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे निकालते हैं? चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 10th स्टैंडर्ड। सर ऑब्जेक्ट्स के मास चाहिए रहेंगे। अरे मास तो m1 m2, चलो ठीक है। मतलब इनको मैंने सेपरेट कर लिया है, सेपरेट करने के बाद मुझे फोर्स निकालना है, तो मुझे कुछ टर्म में आंसर आएगा। Gm1 m2 upon r square. अरे वो तो है ही रे, जी एफ इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट 1, मास ऑफ प्लैनेट 2, या फिर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। बट डिस्टेंस मुझे दिया है, फॉर एग्जांपल अभी दे दिया है 6 r, तो क्या मैं 6 r लिखूं क्या? यस सर। है ना,
तो ये 6r किसका डिस्टेंस है मुझे बताओ, 6r किसका डिस्टेंस है? यहाँ पे लिखूंगा मैं 6r का होल स्क्वायर, ये याद है कुछ कुछ, g ये m1 है, ये m2 है और ये f। 6r किसका स्क्वायर है और किसका, सॉरी 6r कैसे लिखेंगे हम लोग, तो उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि g m1 m2 डिवाइडेड बाय 6 6 36, 6 का स्क्वायर इज 36, तो आ जाएगा 36 बाहर और ये आ जाएगा r स्क्वायर। अब मुझे ये चीज बताओ, ये चलो ये तो रिपीट हो रहा है, मुझे एक चीज बताओ, तो जो 6r है 6r वो कौन सा डिस्टेंस है? क्या वो इधर से Distance लेकर between इधर two का डिस्टेंस, objects. सेंटर्स मतलब ये डिस्टेंस है क्या? थोड़ा इमेजिन हो रहा होगा तो। नो No, सर, sir. सेंटर सर। अच्छा, मतलब किसी को ये नहीं लग रहा ना कि यहाँ से डिस्टेंस तो नहीं? नो सर। क्यों सेंटर से दोनों ही? दोनों spheres के centers से। क्यों सेंटर से ही? Why we consider that point from the center? सर वहाँ पे पूरा mass centered है ना टोटल इसलिए। मास। टोटल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, बट अगर मैं आपको चीजें समझाऊं तो ऐसा कुछ न्यूटन ने बोला था, मतलब न्यूटन सर ने हमको ऐसा कुछ बोला था कि अगर मेरे जो इक्वेशंस है या मुझे जो कॉन्सेप्ट है, अगर इफ यू वांट टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला आपको लगाना है, सो बिफोर अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला चलो मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, तो अगर अर्थ को मैं पॉइंट समझना तो मैं पॉइंट कहां पे कंसीडर करूं? सेंटर में। क्यों सेंटर में? क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही घूमा, जब घूमता है अंदर अलग, यू नो वी नो दैट वी हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर एट द सेंटर, कोर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे बाहर जाता है वैसे टेम्परेचर तो कम होते जाता है, थोड़ा बहुत पड़ा है, बट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि अर्थ इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मास। यूनिफॉर्म मतलब सेम मास है, मतलब जहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी से भरा है। डेंसिटी मतलब कि अगर जितना हैवी बीच में है ना उतना साइड साइड में भी हैवी रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ होता है। तो हमने जब कंसिडर किया कि यार मुझे ये फॉर्मूला लगाना था, सो व्हाट आई हैव कंसिडर्ड दैट आई हैव नॉट कंसिडर्ड द एंटायर मास, आई हैव कंसिडर्ड दिस ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सर मतलब चलो मुझे बताओ यही पॉइंट क्यों कंसिडर किया? बिकॉज वी नो दैट द center, the mass of this body is supposed to be concentrated at its center. The mass, the entire mass of the body is supposed to be concentrated at its center. और शायद इसके लिए अगर आपने कभी ऐसा नो ट्राई किया होगा, जो फुटबॉल को भी जो बैलेंस करते हैं सेंटर में ऐसा बैलेंस करते हो, बॉल ऐसा है, इमेजिन करो मेरे पास बॉल नहीं है, बट ऐसा नो वी लाइक यू नो वी बैलेंस द सेंटर ऑफ मास, की सेंटर ऑफ मास मेरे एग्जैक्टली फिंगर से निकलना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर कर लूंगा तो नीचे चला जाएगा, मेरा फोर्स ऊपर लेके आ रहा है ना, इसको ऐसे ऊपर धक्का दे रहा है, ये नीचे धक्का देगा तो बॉल ऐसे गिर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बैलेंस करूंगा, अगर वो इधर जाएगा तो मैं इधर आऊंगा। नाउ आई थिंक यू कैन इमेजिन ऐसे स्केल को भी बैलेंस करते हैं, आई डोंट नो, सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में रहे। हेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट कि सेंटर ऑफ मास भैया निकालते कैसे हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, इफ यू आर फ्रॉम फिजिक्स, इफ यू आर फ्रॉम साइंस, कॉमर्स, कहीं पे भी जाओ आपको सेंटर ऑफ मास सर समझ में आता ही है। कहीं पे भी बैठोगे, कहीं पे भी कुछ भी करोगे तो आपको ये सेंटर ऑफ मास की चीजें आपको हमेशा दिखेगी। फॉर एग्जांपल ट्रेन भी जब चलती है ना, ट्रेन आपने देखा होगा ट्रैक इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1.7 मीटर। उसको ब्रॉड मतलब जो ट्रैक होता है ना रेलवे ट्रैक, वो 1.7 मीटर का होता है, उसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं। अगर आप कहीं पे यू नो जैसे नेरल वगैरह जाओ, माथेरन में जाओगे तो वहाँ पे छोटा ट्रैक मिलता है, या फिर आप यहाँ पे जाओगे राजीव गांधी नेशनल पार्क बोरीवली, तो वहां पे आपको जो ट्रेन मिलेगी ना उसके ट्रैक छोटे होते हैं। जो पहले थे, मतलब अगर 1947 की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड द ईयर 1950 के आसपास, तो वहां पे हमारे पास 1 मीटर के होते थे, बट नाउ वी हैव 1.7 मीटर, ऐसा कुछ होता है ट्रेन का ट्रैक। अब उसमें आपने देखा होगा जब ट्रेन के अंदर जाते हैं बहुत जगह मिलती है, ट्रेन के अंदर बहुत सारी जगह होती है, बट वो उस मोमेंट में हमारे पास छोटा ही ट्रैक होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे मासेस को, ट्रेन को ऐसे बैलेंस किया हुआ रहता है कि उसका सारा मास वो सेंटर में ही रहे, कि अगर 4 लोग इधर बैठ गए तो ट्रेन ऐसे नहीं चलेगा, है ना। बट ऐसा बोट में नहीं होता। तो अगर आपने बोट में कभी ट्रैवल किया तो बोट में ऐसा बोलते हैं 2 लोग इधर बैठेंगे, 2 लोग इधर बैठेंगे। चलो ठीक है, बोट भी छोड़ दो, आपने जायंट व्हील में बैठो, जायंट व्हील बड़ा सा व्हील होता है, मेला, है ना। Yes, sir. अभी जायंट व्हील होता है जो वहां पे अगर आप कभी आप देखोगे ना कि अगर खाली है और इफ यू वांट टू सिट ऑन दैट, हमने वो एंजॉय करना वो चीज। अगर फॉर एग्जांपल हम 4 लोग हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको 2 लोग को पहले नीचे बिठाएगा, मतलब एक सीट पे बिठाएगा, उन सीट को अरेंज करके ऊपर तक लेके जाएगा और फिर 2 लोग को बिठाएगा, सो दैट द एंटायर मास विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इट्स सेंटर।
वरना क्या होगा, बाजू बाजू में रखेंगे ना, तो आप जब ऊपर जाओगे तो धीरे 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 ऊपर जाओगे, और जब नीचे आओगे तो एकदम फास्ट आओगे, तो दिस विल बी डिसबैलेंस। सो हम क्या करते हैं, हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम मैनेज करते हैं कि हर एक बॉडी उसके सेंटर से ही रिलेट, और सेंटर ऑफ मास हमारे डेली है। फॉर एग्जांपल चेयर पे बैठे हो आप, अगर चेयर पे एक साइड में बैठोगे तो सेंटर ऑफ मास डिसबैलेंस हो जाएगा, एंड मे बी यू कैन फॉल, है ना, डिपेंड करता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है। हाँ बोलो सर ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक डाउट था बोलो। सर, उसमें अगर दोनों साइड में व्हील्स रहते हैं तो फिर सेंटर ऑफ मास सेंटर में कैसे होगा? सेंटर में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रिज है, तो ब्रिज पे 2 पिलर हो सकते हैं ना। अगर मैं एक ही व्हील रखूंगा तो यहाँ पे बोलता है डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे बाइक होती है। मुझे बताओ बाइक ज्यादा सेफ है कि कार? कार। क्यों? क्योंकि ना, मुझे जब मैं कार में बैठूंगा तो मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा रोड का ग्रिप कैसा है, रोड पे मिट्टी है कि नहीं, इतना मुझे ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। बट व्हेन आई एम ड्राइविंग अ कार और बाइसिकल, तो ड्राइविंग अ बाइक और बाइसिकल, तो मुझे ना कंसिडर करना पड़ेगा कि रोड पे मिट्टी है कि नहीं है। अदरवाइज जैसे मैं वो मोटो जीपी वाला टर्न लूंगा ऐसे करके, अगर मिट्टी रहा तो सर है ना आउट हो जाऊंगा। सो दैट एट दैट टाइम वी रिक्वायर्ड टू बैलेंसिंग रॉड। तो नॉर्मली कैसा होता है, 2 चीजें होती है जो हम टेबल भी बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 होता है, है ना, 4 रॉड होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं। एक चेयर को बैलेंस करने के लिए भी 4 पिलर होते हैं, सो दैट कि हम ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली आपने ये भी देखा होगा कि ना, जैसे जो यू नो और भी ऐसे टेबल होते हैं जिनके ऊपर ना 5 रॉड होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 रॉड एट द एजेस एंड 1 रॉड इन द मिडल। यस सर। क्यों ऐसा? बिकॉज सो दैट है ना हमको ज्यादा सेफ्टी मिले, या फिर ऐसा वो अंदर से ऐसा बैंडिंग ना हो जाए। तो वो चीजों के लिए भी, इसके लिए हम लोग ट्रेन में भी साइड में बैलेंस करते हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, आप क्या करना, किस चीजों का स्क्रीनशॉट लेते रहना, एंड आफ्टर द सेशन एनालाइज योरसेल्फ, फाइंड इन योर नोटबुक, फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब अपने पीएससी ऐप में भी अवेलेबल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर पीएससी ऐप मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए 11th स्टैंडर्ड की, तो आप है ना ई बाल भारती पे जाके टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर हमने किया था, वैसे हमको इस साल भी करना है। वहां पे फाइंड दिस कॉन्सेप्ट, रीड दिस कॉन्सेप्ट, और फिर हम देखो कि अच्छा ऐसे अप्लाई होता है। दिस कॉन्सेप्ट यू विल गेट इन योर चैप्टर नेम्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉ ऑफ मोशन, कोई नहीं, देखेंगे उसके बाद में। आज के सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ से आता है, क्या है टॉपिक। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी जो बचपन की चीज थी, जो हमने बचपन में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड। ठीक है, स्पीड बढ़े या फिर कुछ ऐसा हो कि नहीं सर ये जा रहा है बाउंसर, पर डिटेल में बता दो तो मुझे बोल देना, ठीक है। सो यस, ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। लोगों ने मुझसे बोला कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट नहीं, ये इजी है। लेट्स सी, विजुअलाइज दिस कॉन्सेप्ट। और यार ऑब्वियसली एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपने 1 घंटा किसी को दिया है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 hour टू मी, गिविंग टू मी, सो दैट आई विल गिव यू अ बेटर कॉन्सेप्ट और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दूंगा जो आपको फ्यूचर में कहीं पे भी, कोई भी क्वेश्चन करो या कहीं पे भी जाओ, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नेम्ड एज, जो आपने बचपन में पढ़ा, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में वो जो मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा था ना आपको कि 2 मासेस के सेंटर का पॉइंट कंसीडर करते हैं, अगर आपने टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन पढ़ा होगा ना, सो आई गेस 1 2 3 4 5th पेज नंबर के टॉप पे है ना एक ब्लू कलर का कॉलम था। यस सर था। उसके अंदर उन्होंने सेंट्रॉइड एक्सप्लेन किया था, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ी सी मैथमेटिक्स के साथ या थोड़ी सी फिजिक्स के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द नेम्ड एज सेंटर ऑफ मास। A very beautiful concept and very easy, obviously. So let's see, अभी सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया शायद, हमारे पास ये रॉड वाला एग्जांपल भी है, ठीक है। अब चलो एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को, ये मार्कर लेता हूँ, अगर मार्कर को ऐसा फेंकता हूँ ऐसे, तो क्या ये ऐसे चलते जाएगा? ऐसा फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इस मार्कर को फेंका, तो क्या मार्कर चलते जाएगा और वहां जाके सैटेलाइट को टकरा जाएगा? नहीं, नो सर, क्या करेगा वो? ऊपर जाते जाएगा, कर्व्ड पाथ करेगा। या फिर अगर मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग बोलूं तो उसे हम पैराबोला बोलते, क्या बोलते हैं? पैराबोला। ऐसा मतलब सर्कल होता तो ऐसे होता, गोल है ना, रेडियस है, इक्वल डिस्टेंस। ये बट इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि
यहाँ से कर्व है, कर्व है, कर्व है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, वापस कर्व हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है पैराबोला। एलिप्स पढ़ा है? एलिप्स, एलिप्स देखा तो है? अरे सन एट वन ऑफ इट Yes, sir. सेंटर, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को ऐसा कर्व बोलते हैं, इसका कोई सेंटर नहीं है, एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिलेगा आपको। छोड़ो, ठीक है, चलो मुझे बताओ, छोड़ो। अब मैंने देखा कि ये चीज चल रहा है वैसा, तो मैंने जब मार्कर को फेंका तो मार्कर ऐसे जाएगा, आपको लग रहा है? बट मुझे बताओ, क्या ये मार्कर, ये जो मार्कर है, क्या वो एक ही पार्टिकल से बना हुआ है? कि आपने बोल दिया कि सर इधर से ऐसे जाएगा, क्या एक ही पार्टिकल से बना हुआ है? No, sir. नो, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव इक्वल मासेस, m1 m2 m, जैसे बहुत सारे मासेस होंगे जिसके थ्रू ये पूरा ऑब्जेक्ट बना रहेगा। तो क्या मैंने जब यहां से फेंका तो क्या सारे मासेस इसी लाइन में गए? मतलब ऐसे जब मैंने फेंका तो ऑब्वियसली को मैं ऐसे फेंकूंगा ना, तो इमेजिन करो ये ऐसे घूमते घूमते जाएगा, है ना? इमेजिन करो ऐसे घूमते घूमते जाएगा। अब जब घूमते घूमते जाएगा तो मुझे बताओ, क्या ये सब मास इक्वल स्पीड से जा रहा है? इक्वल स्पीड मतलब Speed vary होगा. स्पीड वेरी होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर ऐसा है, जब मैंने फेंका इसका पॉइंट है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे एंगल पे आएगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे एंगल पे पहुंच जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना? और नीचे पहुंचेगा तो मे भी कुछ का एंगल रहेगा इसका, है ना? मतलब अगर मैं आपको इमेजिन कर दूं तो आपको इमेजिन हो, देखो ये शायद ऐसे थी, अगर मैं फेंकूंगा ना इसको तो ये हर एक पार्ट सेम स्पीड से नहीं जाएगा। मतलब हर एक पार्ट की बात को तो, फॉर एग्जांपल ये मैंने टिप कंसीडर किया है, आई एम कंसीडरिंग द टिप ऑफ दिस मार्कर, तो ये देखो ऐसे जाएगा, जुक 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 जुक। मतलब इफ आई कंसीडर, देखो टिप को ऑब्जर्व करना, टिप करेक्ट है, बट हमने क्या बोल दिया, हमने क्या बोला कि मार्कर ऐसे गया, तो ऐसे क्यों गया, ऐसे मार्कर कंसीडर क्यों किया? बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव कंसीडर्ड, बिकॉज फॉर दिस वी हैव कंसीडर्ड, क्या कंसीडर किया? चलो बताओ मेरे को, ये किसका 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 ये किसका लाइन है, किसका लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये किसका पाथ ड्रॉ किया है मैंने? Center. Marker. सेंटर ऑफ मास, दिख रहा है आपको? हेंस देखो यार, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का सीईओ भी हो और मैंने किसी को बुलाया, भाई सुन मेरी बात, लाइक लिसन टू मी, क्या बोल रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे करके उसको फेंकूंगा, अब वहां पे भी मार्कर घूमेगा, जब मार्कर घूमेगा तो वहां पे भी आएगा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ, समझा? समझा? Yes, sir. अब ये सेंटर ऑफ मास निकालना ना कोई डिफिकल्ट काम है नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ मिला नहीं मेरे को, बट मेरे पास एक ऐसा, फॉर एग्जांपल ये पैड है, पेन कहाँ पे? फॉर एग्जांपल देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर मुझे इसका, पहले हम बेसिकली देख लेते हैं कैसे निकालते हैं रियल लाइफ में, और फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपको लगेगा शायद वो सेंटर मास होगा जो सेंटर से पास हो रहा होगा, है ना? अब सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे? लेट्स सी, अगर चलो अज्यूम कर लो कि ऐसे रैंडम शेप का होता तो क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम है ना इसको है ना टाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ना यहाँ पे खोल कर दिया, तो कि ऐसे ना इससे रिवॉल्व करता है, और मैंने वेट किया, अभी ऐसे रुक गया, ठीक है? अब मैंने होल्ड किया, होल्ड किया, अब नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन लिया। क्यों स्ट्रेट लाइन लिया? बिकॉज मुझे पता है कि पूरा बॉडी ट्राई करेगा कि वो सेंटर से पास हो, समझ में आ रहा है? फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका, चलो इसको छोड़ दो, मैंने दूसरा पॉइंट लिया जो इधर से पास हो रहा है, मैंने इसे घुमाया, आई विल वेट टिल इट स्टॉप, स्टॉप हो गया, तो मैंने जैसे इसकी लाइन बनाई जैसे पास हो गया, कि देखो इमेजिन हो सीधा नीचे जा रहा है, बिकॉज वी नो दैट, आपको बोला कि आपके बॉडी का वेट किधर जा रहा है, अगर मैंने इस मार्कर को ड्रॉप ऐसे छोड़ दूंगा तो किधर जाएगा ये बॉडी? नीचे। नीचे नहीं जाएगा, इट विल गो टूवर्ड द सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ अर्थ, है ना? ये कॉन्सेप्ट हमको पता है, मतलब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया मैंने तो वो टूवर्ड द सेंटर जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ है,
इफ आई एम इन इंडिया तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिरेगा, है कि नहीं? अगर मैं कोई और कंट्री में हूँ तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट नीचे ही जाएगा। अगर मैं यूएस में हूँ या नॉर्थ अमेरिका में हूँ तो यहाँ पे भी नीचे जाएगा। हेंस अगर मैं इन सब की लाइन को ज्वाइन करूँ ना तो मुझे सेंटर मिलेगा, ऑब्वियसली इधर उधर सेंटर मिलेगा। हेंस दे आर ऑल ट्राइंग टू, यू नो, दे आर ट्राइंग टू गेट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर पे जाने का। सही है। तो देखो ऐसे मैंने भी यहाँ पे ड्रॉप किया, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत से लाइन बनाए। एंड आफ्टर दैट, जैसे मैंने बहुत से लाइन बनाई ना, तो आफ्टर दैट मुझे क्या मिला, जब मैंने ड्रॉप किया तो देखो मुझे कुछ ऐसा मिल गया। फील हो रहा है? तो हमने बोला कि सर ये क्या मिला, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट इज नोन एज माय Center of mass. सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो एक प्रोसेस ऐसा है कि आप ऐसे मेहनत कर लो, है ना, या फिर आपके पास और भी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब हर बार पॉसिबल नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट कि भाई चलो ये डिस्क है, डिस्क का सेंटर किधर रहेगा, या स्फीयर का सेंटर किधर रहेगा, सेंटर। सही है? अरे है कि नहीं? अगर मैंने यहां से ऐसे कट कर दिया, इमेजिन करो, अगर मैंने इतना पार्ट कट कर दिया, इफ आई रिमूव दिस पार्ट, रिमूव दिस मास, मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा? क्या लगता है आपको? मतलब अगर मेरे को ये डिस्क है, मेरे पास ये डिस्क थी एंड आई एम बैलेंसिंग फ्रॉम इट सेंटर, ऐसे पूरा बैलेंस हो रहा था डिस्क सेंटर पॉइंट से, मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट इफ आई कट दिस पार्ट, इतना सा पार्ट मैंने निकाल दिया है, या फिर एक पूरे स्फीयर में से वो इतना सा सर्कल निकाल लिया, बेटर है डिस्क लेते हैं, डिस्क लिया, डिस्क में से इतना सा पार्ट निकाल दिया, क्या अब वो सेंटर से बैलेंस हो जाएगा? नो सर। No. मुझे किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? सोच के बताओ। यहाँ पे सारा मास है, यहाँ से मैंने रिमूव किया, ये सेंटर पॉइंट तक, कहाँ पे शिफ्ट करूँ? टुवर्ड्स दी, आपके लिए शायद ये लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, आपके लिए लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। लेफ्ट में करूँ कि राइट में करूँ? लेफ्ट। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे ना, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है ना। मतलब शायद मुझे अगर उसी पॉइंट को बैलेंस करना है, उसी डिस्क को एक ही पॉइंट से बैलेंस करना है, तो बोलूंगा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड दिस। हेंस अगर ऐसे बोलूं मैं, तो इट विल ऑलवेज द मास विल ऑलवेज, या फिर द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड द हेवी ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक बार अंडरस्टैंड करने का। चलो फर्स्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है। मुझे पता सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट। आई एम कंसिडरिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद पता नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x होता है, ये y होता है। यस सर। सो नाउ टेल मी, ये दिस 0,0, मुझे बताओ कि मैं सेंटर ऑफ मास के लिए कितना शिफ्ट हूँ आगे? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? पूरा लेंथ l है एंड द एंटायर मास इज m। अगर आप छोटे छोटे मास में डिवाइड करोगे, सो एवरी पार्ट विल हैव एन इक्वल मास। तो अगर मैंने बोला कि ये कितने डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा, तो विल से द सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट्स सेंटर। अगर टोटल लेंथ सर l है, सो व्हाट विल बी दिस लेंथ? half L. Half L. हाफ l, दैट इज l/2, है ना? समझ में आ गया? तो ये Yes. l/2 पे आ गया। मतलब अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, y तो शिफ्ट ही नहीं हुआ ना, ये x एक्सिस पे ही था, तो y का तो वैल्यू नहीं आया। हेंस आई कैन से दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी x, y। इसको हम l/2, 0 लिखूं? Yes sir. यस। मतलब ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बस इसका सेंटर में था तो सेंटर शिफ्ट किया। चलो एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय कैपिटल मास m, दिस इज माय कैपिटल मास m। अगर दोनों में डिस्टेंस 4r का है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4r, मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट? For half 2r। 2r पे रहेगा। मतलब अगर इधर से कंसीडर किया मैंने, तो मैं बोलूंगा 1r, 2r, 3r और 4r। सो आई विल हैव दिस ऑब्जेक्ट
अगर मास इक्वल है तो अगर फॉर एग्जांपल एक पतला सा रॉड लगाया हुआ है दोनों को बैलेंस करने के लिए, तो शायद मुझे सेंटर में पकड़ना पड़ेगा सो दैट इक्वल बॉडी गेट बैलेंस, है ना? सो इट विल बी सेंटर ऑफ मास। एक थर्ड टॉपिक मुझे बताओ, थर्ड क्वेश्चन मुझे बताओ, इफ आई इंक्रीज दिस मास एंड इफ आई रिड्यूस दिस मास, छोटा चलो इसको सेम ही रखते हैं, इसको एम ही रखा बट इसको मैंने 2m कर दिया। अब मुझे बता सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? 2m की तरफ। 2m. towards 2m की तरफ, मतलब इट विल शिफ्ट टुवर्ड दी हैवी मास, है ना? तो ये चीज हम रियल लाइफ में भी करते हैं कि जब जैसे ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादा वेट है तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई तो है ना गेस्ट आए हैं एंड यू लाइक यू नो यू आर ऑफरिंग देम यू नो अ कप ऑफ टी और कप ऑफ वाटर या कुछ भी ऑफर कर रहा है। सो आपको पता है कि अगर 4 ग्लास मैंने इस साइड में रख दिया और यहाँ पे एक ही ग्लास रखा, सो यू हैव टू यू नो द पॉइंट एट विच यू नीड टू बैलेंस दैट पार्ट, यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड द हैवी मास, है? ओके, क्या यस हैवी सर। हो रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं ना, इजी है। no sir अब देखो चीजें समझो, चीजें समझो। हमने ये देखा कि बॉडी को हम डायरेक्टली बैलेंस भी कर सकते हैं। हम अगर हम फॉर एग्जांपल अभी हम स्कूल से आए हैं तो हम लोग लाइक यू नो वी आर फ्रॉम 10, तो हमको अगर जब बोलोगे आप या फिर किसी भी पर्सन को बोलोगे जिनके पास है ना मे बी शायद सेंटर ऑफ मास की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, कैसे चेक करेंगे हम? तो बोलेगे भाई आप पॉइंट ले लो जहाँ पे बैलेंस होता होगा, आप ट्रायल एंड एरर मेथड करो। पहले आप ऐसे देखो कि ये प्लेट कहाँ बैलेंस हो रही है, 2 मासेस है कहाँ पे एग्जैक्टली बैलेंस हो रही है। हमने बोला सेम है तो सेंटर में बैलेंस हो जाएगा। बट जैसे ही ये बढ़ गया, ये छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, रखेंगे इसके ऊपर, फिर देखेंगे हाँ बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। फिर हम बोलेंगे नहीं अगर यहाँ पे गिर रहा है तो बोलेंगे ना वी शिफ्ट टुवर्ड दिस, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ज्यादा इधर होगा तो ये ज्यादा ऊपर आ जाएगा, फिर हम वापस इधर शिफ्ट करेंगे, है ना? तो एक ऐसा मेथड है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड करो। बट हियर एंड फिजिक्स, पर फिजिक्स की एक ब्यूटी क्या है, whenever you need to find some solution, हम पहले उसको पेपर पे करके देखते हैं कि हुआ कैसे, क्या आएगा आंसर, एंड देन विल ट्राई रियल या इन प्रैक्टिकल एंड यू विल गेट द सेम कॉन्सेप्ट। बट समझाने का मतलब, जैसे मैंने ट्राई, पहले मैंने पेपर पे एनालाइज किया कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और फिर मैं पूरा एनालाइज करने के बाद पूरे कैलकुलेशन के साथ एक वैल्यू निकालता हूँ एंड देन आई अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। तब मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, तब मेरा आंसर करेक्ट ही आता है। बट ये चीज केमिस्ट्री में नहीं होती। केमिस्ट्री में पहले रिएक्शन होता है और कुछ ना कुछ से कुछ बन गया, फिर लाइक यू नो हो ये कैसे आया, एंड दे अगेन रिफर द नोट्स कि भाई क्या क्या किया था मैंने। फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले ना फेविकॉल या आई गेस फेविक्विक बना था, तो साइंटिस्ट बना ना, दे वर इन्वेंटिंग समथिंग एल्स, बट वो क्या हो गया, जैसे वो स्टेयर किया कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले, अब ऐसे स्टेयर किया डेक्स्टर लेबोरेटरी, देखा कभी? एक कार्टून था, वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून, डेक्स्टर लेबोरेटरी, बचपन में आता था। वैसे तो मिक्स करेगा और फिर छोड़ दिया उसने। लंच ब्रेक हुआ, ऐसे घुमाने के बाद वो ऐसे बीकर में ऐसे घुमाया और छोड़ दिया, बोला चल ठीक है लंच हो गया, ब्रेक ले लेता हूँ मैं 5 मिनट का। एंड व्हेन ही अगेन गेट बैक टू दैट बीकर, तो वो देखा कि वो स्टिक उसमें चिपक गई थी। तो सोचा कि अरे मैं तो कुछ और बना था, ये पता नहीं क्या बना। एंड देन ही अंडरस्टूड कि चलो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बना जिसको चिपकाने के लिए हेल्प कर रहा है। Hence they invented a product that is glue या फिर फेविक्विक या फिर फेविस्टिक। सो बस फिजिक्स में ऐसा है कि हम पहले ही प्रैक्टिकली देख लेते, मतलब पहले ही हम पूरे सॉल्व करके देख लेते कि एनालिटिकली क्या आएगा आंसर। एनालिटिकली मतलब सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आएगा और फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, तभी भी आंसर करेक्ट ही होता। बट ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आई गेस मैंने समझाने का ट्राई किया है when you are entering for the first session, बट फिर भी ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? डिफिकल्ट है Yes. क्या? नहीं ना? no sir चलिए ठीक है, अभी हम थोड़ा फिजिक्स की तरफ चलेंगे कि फिजिक्स में क्या हुआ। ये तो हमने नॉर्मली मतलब ना ऐसी बेसिक रैंडमली बात कर ली एज अ लेमैन कि भाई हमको नहीं पता फिजिक्स, हमने ऐसी बात कर ली। नाउ विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सॉल्व कैसे होती है चीजें विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई स्टार्ट दिस। 5 4 3 2 and 1। उधर okay. So obviously we are starting with the actual physics की, चलो हमने अंडरस्टैंड कर लिया ऐसे होता है, ऐसे होता है।
Now we'll try to understand, visualize that with the help of physics, and we'll solve with the help of physics. And इसलिए वापस नाम लिख देता हूं मैं, सेंटर ऑफ मास। क्या बोर्ड क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। अब चीजें समझना कि हम लोग पता, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव मेड दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा आर, है ना। आर मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट। सो आर का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट विल बी एक्स कॉमा वाई। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विल से माय आर सेंटर ऑफ मास। डेरिवेशन छोड़ दो, डेरिवेशन को जाने दो, सिर्फ इतना समझो कि कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी नहीं है, और आपको वो लोग पूछते भी नहीं है डेरिवेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और जो ऐसे बोलते हैं ना कि डेरिवेशन बहुत सारे, आपको लग रहे होंगे कि डेरिवेशन बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है। वी अंडरस्टैंड द डेरिवेशन बिकॉज we are interested in the final results। तो जो फाइनल रिजल्ट है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ये आपने शायद पहले किए होंगे क्वेश्चन। ठीक, आर सेंटर ऑफ मास विल बी रिटन एज, हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल, देखो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दिया m1 which is at a distance of r1। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जिसका डिस्टेंस है m2, इसका मास है m2 और डिस्टेंस है r2। मुझे बताओ, अगर इन दोनों मास को मुझे बैलेंस करना, सोच के बताना, इन दोनों मासों को बैलेंस करना है तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये एक ऑब्जेक्ट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ ओरिजिन है 0,0। वी हैव दिस मास एंड वी हैव दिस मास। इफ आई नीड टू बैलेंस दिस बोथ द मासेस, मुझे सेंटर ऑफ मास कहां पे मिलेगा? इक्वल मासेस इनके सेंटर में, यहां पे मिलने वाला कहीं पे। तो देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। हमने बोला इट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, बस इतना ही फॉर्मूला। मास इनटू डिस्टेंस प्लस मास इनटू डिस्टेंस अपॉन मास प्लस मास। सर दो ही होते हैं क्या? नहीं, वी हैव n नंबर ऑफ मासेस। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ मासेस, बट हमने यहाँ पे दो कंसीडर किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो लिखा। इन रियलिटी वी राइट लाइक दिस, डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट। मतलब यहाँ पे आएगा m3 r3, बोलो यहाँ पे प्लस m4 r4 प्लस m5 r5 प्लस डॉट डॉट डॉट। नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 पर डॉट डॉट डॉट। इमेजिन हुआ? Yes, sir. ये क्या है? आर सेंटर ऑफ मास। आर इज द पॉइंट। आर मतलब इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस आएंगे एक्स सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई सेंटर ऑफ मास। सिंस वी नो दैट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो अगर आर सेंटर ऑफ मास है, आर एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, तो हमने बोला उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और चलो मान लो, ये तो मैंने एक्स और वाई पढ़ा है जो आपने बचपन में पढ़ा, बट लाइक वी नो दैट वी हैव 3 dimension system. In reality we have 3 dimension, that is z center of mass, है ना। x y z 3 ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, है ना। उससे ज्यादा होंगे तो हम तो भगवान को देख लेंगे, ऐसा बोला जाता है। that if we know the fourth dimension, if we can visualize the 4th dimension, we can able to see the god, ऐसा बोला जाता है। बट मालूम हमको कि 4th dimension होता नहीं है, ना ही विजिबल है। आर सेंटर ऑफ मास, तो अगर मैंने बोला कि एक्स सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा, तो सर देखो बहुत डिफिकल्ट है, सुनना ध्यान से, बहुत डिफिकल्ट। इट विल बी m1 r1 के जगह पे हम लिखेंगे x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 डॉट। नीचे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 डॉट, जैसा भी रहेगा। सर क्या अलग क्या किया आपने? सिर्फ r के जगह पे x लिखा, बिकॉज r के अंदर x भी है, r के अंदर y भी है, r के अंदर z भी है। तो मुझे बताओ, सिर्फ मुझे x सेंटर ऑफ मास निकालना। मतलब इमेजिन करो, मैंने बोला कि यहाँ पे आने वाला सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास कितना दूर है ऑन दी एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैंने बोला ये यहां तक आएगा, दिस इज नोन एज एक्स सेंटर ऑफ मास। समझाइए कि वो Yes, sir. कौन सा मुझे Yes. कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे 2 ही है तो मैं 2 ही लिखता हूँ, और जेड होता तो जेड सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बोला एक्स का तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, वैसे ही मैं वाई का लिख सकता हूँ, वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, इट विल बी, चलो बताओ आप हेल्प करो मेरे को, m1 M1 Y1 M1 Y1 plus plus M2 M2 Y2 plus dot 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 डॉट डॉट या m3 y3 है ना, हो सकता है ना, ऐसा लगे ना किसी को M1 सिर्फ 2 ही plus का, हाँ किसी को लगे नहीं कि सर सिर्फ 2 ही होता है, जेड सेंटर ऑफ मास। चलो लास्ट ट्रायल, M1 Z1 plus plus M2 M2 Z2 Z2 plus M3 Z3 upon plus M1 plus M2 plus M2 M3 plus plus समझ गए, इजी है। लेट्स ट्राई टू अप्लाई इन दिस कॉन्सेप्ट कि भाई सर चलो मान लो कि ऐसा कुछ आया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोला आप ट्राई करो, तो आप क्या करना कि ये चीजें अगर लिख रहे हो तो बहुत बेस्ट है एकदम, है ना, बहुत बेस्ट है। अगर आप लिख नहीं रहे हो, आप सोचो कि सर लेक्चर के बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लेक्चर के बाद आप मुझे दे देना, मतलब यू नो स्क्रीनशॉट तो ले ही दिया, तो मैंने लेक्चर के बाद लिखकर मैं आपको फोटो भेज दूंगा, तो बेस्ट है, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, आपने फोटो ले लिया ना, Yes sir. चलिए ठीक है। सो आई विल गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दे बोथ आर ऑन दी एक्स एक्सिस, तो ज्यादा हम कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है 1,0 और ये है 4,0, दोनों का मास m m, ये है ओरिजिन 0,0 का, मुझे निकालना है r सेंटर ऑफ मास, निकाल सकते हैं क्या? कंफ्यूज नहीं होना, r सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट x सेंटर ऑफ मास कॉमा y सेंटर ऑफ मास, सबको x निकालना पड़ेगा फिर y निकालना पड़ेगा, तो हमको r मिल जाएगा। समझ रहा है? आपने फोटो ले लिया ना, मैं रफ कर तो चलेगा नहीं वाला पार्ट। Yes sir. करूं मैं करता हूं, फिर नेक्स्ट वाला आप करना, ठीक है, मैं फर्स्ट वाइव कर लेता हूँ फिर सेकंड वाला आप करना। अगर मेरे को बोला है r सेंटर ऑफ मास, मतलब मुझे पता है r सेंटर ऑफ मास दैट कंसिस्ट ऑफ x सेंटर ऑफ मास कॉमा y सेंटर ऑफ मास, so for this we'll find the first, that is x सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बचपन में करते थे सेम है, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे m1 x1। चलो ठीक, इससे पहले मैं ना गिवन लिख देता हूँ। गिवन में क्या क्या है, हमने बोला दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो हमने बोला ए के लिए x1 विल बी इक्वल टू, फॉर ए x1 विल बी इक्वल टू कितना है, x1 1 y1 कितना रहेगा 0 0 x2 कितना 4 y2 कितना 0 अरे 0 ना, सुपर कैसे। अब हमने बोला कि हमारे लिए हम निकालेंगे फर्स्ट x सेंटर ऑफ मास, क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2, और 2 ये तो हमें आगे के लिखने की जरूरत नहीं, 2 ये ना ऑब्जेक्ट, नीचे लिखा m1 प्लस m2। ऑब्वियसली वी नो दैट द मासेस आर इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास भी इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, m1 सेम है m2 जैसा, इन दोनों को नाम दे दिया m, ठीक है, सारी चीजें है, सप्लाई करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, हम बोलेंगे m कितना, ये m, x1 कितना 1 प्लस m2 कितना m, x2 कितना 4 डिवाइडेड बाय m प्लस m। सर ये हो गया 1m प्लस 4m डिवाइडेड बाय 2m, है ना, कितना हो जाएगा ये 5m divided by 2m. 2m क्या m और m सेम है, दिस m and this m is Yes, same, sir. and second cut Yes. this part,
और शायद ये मुझे मिलेगा 2.5, 2.5 सही है ना, 2.5। तो एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी 2.5। अगर मुझे कोई दिया नहीं है सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूनिट्स। ओके, अब सिमिलरली वाई निकाल सकते हो, वाई सेंटर ऑफ मास। बताओ क्या आएगा वाई सेंटर ऑफ मास? m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2। हाँ, फॉर्मूला लिख दिया आगे। ये हटा दो मैं ये वाला पार्ट। दिस विल बी y center of mass will be equal to m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus Zero. m2। तो ये हो जाएगा m तो m है 0 प्लस Zero. m तो m है 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m। इट विल बी ऊपर 0 नीचे आ जाएगा 2m। अरे जिसका मतलब कुछ नहीं होता। 0। एनीथिंग डिवाइडेड एनीथिंग व्हिच इज हैविंग न्यूमरेटर एज 0, तो आंसर विल बी 0। तो अगर मैंने r सेंटर ऑफ मास बोला तो इट विल बी कितना? हम बोलेंगे सर 2.5, x का लिखा कॉमा 0। सर इसको हम लॉजिकली भी कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे लॉजिकली। ये 1 है, ये 4 है। 1 और 4 डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में? 3 का। तो 3 को मैं क्या करूंगा, उसको हाफ कर दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस मुझे पता मास है मैं, तो डिस्टेंस के एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे रहेगा, है ना। तो 3 है ना, ये 3 को जब कट किया तो मेरे को ये 1.5 मिला। इससे डिस्टेंस 1.5, इससे डिस्टेंस 1.5, सही है। तो ये हो गया 1.5 और ये है 1। ऐड करो कितना मिलेगा? 2.5। 1.5। और y सेंटर ऑफ मास 0। समझा? समझा? यस सर। इजी है। पहले देखो सिंपल, पहले जो इक्वेशन मैंने जो को दिया था डायग्राम, उससे मैंने क्या किया, मैंने उससे ना पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया कि फॉर ए के लिए क्या है, दिस इज फॉर बी। सारी वैल्यू लिखी, मास इसको रिलेट करके मास कैसे दिया है। मे बी यहाँ पे 2m भी हो सकता है, 2m 1m या 5m 4m, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट मैंने अभी के लिए कंसिडर किया ये mm सेम है, तो हमने ये लिखा, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमने उस कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट फाइंड किया। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये 2 मासेस है और दोनों मास को बैलेंस करना है ऑन अ पर्टिकुलर रॉड, तो इट विल बी एट 2.5, 0 पॉइंट पे मुझे इसको बैलेंस, मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। समझाइए, समझाइए। इजी है। Yes. ठीक है, तो आप इसका क्या करना है, फोटो ले लेना। मतलब लिख रहे हो तो बहुत बेस्ट है। कौन लिख रहा है, कौन कौन लिख रहा है, एक बार हाथ ऊपर करो, मतलब रेज हैंड करो। लिख रहा है कोई? आप बोल सकते हो। Sareshwari, you can turn on your mic. Yes, sir. बेस्ट है, ठीक। समझ में आ रहा ना, मतलब इजी रखा है अभी तक हमने। जैसा आपको मजा आएगा, आप मुझे बोलना कि सर एक थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, और लेवल बढ़ाते हैं, तो हम थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं। तब कर दो 5 4 3 2 एंड 1। लिख रहा है कोई? लिखा है सबने? लिख रहे क्या? सर फोटो ले लिया। चलिए ठीक है। जिसके फोन में एकदम क्लियर विजिबल है, फॉर एग्जांपल किसका भी हो, रुद्र का हो या फिर किसका भी हो, मुझे एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे पर्सनली भेज देना, सो दैट आई कैन मेक अ गुड पीडीएफ या एक अच्छा सा एक मैं आपको नोट्स बना के प्रोवाइड करूँ, सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट कि चलो और सोचते हैं और कैसे होगा। आफ्टर द लेक्चर, सुनो मेरी बात सुनो, आफ्टर द लेक्चर व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव सॉल्यूशन इन दैट। सॉल्यूशन होगा उसके अंदर, आप ट्राई करना कि अच्छा चलो सोल्यूशन है, एक बार समझने का ट्राई करना कि अच्छा हाँ ऐसे होगा क्या। पहले क्वेश्चन रहेगा फिर सोल्यूशन रहेगा, तो पहले आप क्वेश्चन देख के समझने का ट्राई करना कि हाँ ऐसे हो सकता है क्या। खुद से ट्राई करना, गिव योर बेस्ट कि आना चाहिए आंसर, एंड देन यू कैन रिलेट विद योर सोल्यूशन विच इज गिवन विद यू, सो दैट कि आप क्या करोगे, आप उसको एकदम डिटेल में समझ पाओगे कि अच्छा हाँ ऐसे होता है। ठीक है, लोग धीरे धीरे कैमरा भी ऑफ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। क्या ये सर?
ठीक है, चलिए एक मिनट बस मैं ये इंक बापू चलिए एक नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा उस सिस्टम को ना अभी सिर्फ हम लोग अपने मोशन को कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड, कंस्ट्रेंट मतलब कि हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे सिर्फ एक्स एक्सेस पे जो चीजें हो रही है या सिर्फ वाई एक्सेस पे जो चीजें हो रही है, सिर्फ जेड एक्सेस पे जो चीजें हो रही है। हम देखेंगे कि इफ वी हैव टू मासेस रैंडमली प्लेस्ड इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, सो दिस इज 0,0. I have mass m1 that is equal to mass m ही रखते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझने का ट्राई करते हैं। मैंने लिया दिस इज 2 एंड दिस इज 4। इसका मतलब ये 2 है, ये 4 है, समझ में आता है। दूसरा मैंने सिस्टम लिया जो इधर लिया, जो ये 4 है और ये 2 है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? 2,2. क्या 2 का मतलब? सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? सेम चीजें करनी है, मुझे निकालना है आर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब होता है आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास। Obviously we are finding that point where the entire mass of the body is supposed to be concentrated. मतलब अगर मैं एक डेफिनेशन लिख दूं सेंटर ऑफ मास का तो शायद मैं भूल चुका था, पर ठीक है देख लो एक बार बस। सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन आप उसको ऐड ऑन कर देना स्टार्टिंग वाली स्लाइड में। सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द पॉइंट at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated. इसका मतलब समझो, it is the point at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated. मतलब ऐसा बोला जाता है कि वहां पे एंटायर मास ऑफ द बॉडी ऐसा अज्यूम कर लो कि वहां पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक डिस्क है, डिस्क, तो डिस्क का हम बोलेंगे कि एक पॉइंट ऐसा जहां पे पूरे मास का बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। बट सच में वहीं पे है क्या? नहीं, सच में वहीं पे है क्या सेंटर पे? तो हमने बोला नहीं, इट इज सपोज कि भाई वहां पे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिंग कंसिडर किया, रिंग इमेजिन होता है, रिंग डिस्क नहीं रिंग। तो रिंग पे कैसा होता है, सारा मास उसके एज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर में होगा। बट क्या सेंटर में मास है क्या? नहीं, सेंटर में तो कुछ भी नहीं है, बट हमने अज्यूम किया कि वहां पे सब कुछ है। हेंस इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। समझा ये मतलब? इजी है? यस सर, इजी है। कोई मुझे आंसर निकाल के देगा इसका आंसर क्या आएगा? 3,3. 3,3 कैसे आया? लेट्स सी विजुअलाइज दिस पार्ट। देखो इसमें ऐसा हम डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं कि कैसे होगा। M4 पूरा ना, देखो इसको अगर मैं लाइन को ज्वाइन करता हूं तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट, देखो इन दोनों का मिडिल पॉइंट किधर रहेगा? हमने बोला इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब ये कोई 2 और 4 है, इसका मिड पॉइंट रहेगा। और 2 और 4 है, ये 2 और 4 है, तो इसका भी मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3,3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है? सुनो मेरी बात, जब तक सिंपल है चीजें आप ऐसे डायरेक्टली भी बोल सकते कि चलो ऐसे आएगा। मे भी शायद किसी को तो डायरेक्टली देखकर क्लिक हुआ रहेगा, और शायद कुछ मेरे ऐसे होंगे जो शायद होते कि नहीं अच्छा ऐसा था, हम तो भाई सॉल्व कर रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल जब देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, फॉर ए दिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ए, दिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट बी। तो फॉर ए x1 विल बी इक्वल टू 2, y2 will be considered as 4, sorry y1. For B, x2 will be considered as 4, y2 is 2,
हेंस मास m1 जितना है m2 उतना ही है, और जिसको हमने m बोल दिया। और x सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, आप साथ साथ में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये चीजों में सुनो, जब भी आप पढ़ो कोई भी चीज, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, मैथ्स हो, मैथ्स भी थोड़ा बहुत ठीक है, अकाउंट्स हो, तो उसमें क्या करने का, एक ऐसा पेज रखने का, या फिर एक रफ पेज, या फिर एक ऐसा पार्ट रखने का बुक का, या फिर पेज, पूरा जो पेज होता है उसके साइड में छोटी सी मार्जिन रखने का, जहाँ पे आप है ना पूरे टाइम लिखते रहो कि अच्छा हाँ ये बोल दिया, ये बोल दिया, अच्छा इसका मतलब ये होता है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें वहां पे कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाओगे, तो वो सब लिखते रहोगे ना, तो आपका दिमाग चलते रहेगा और आपका ब्रेन डाइवर्ट नहीं होगा। वरना टीचर उधर करा रहा है, आप सीधा चल रहे हो प्लेन के अंदर से, अच्छा हाँ मम्मी ने क्या दिया टिफिन में, है ना। तो इसके लिए हाथ हाथ चलते रहेगा, तो यू विल बिजी योर। हाँ ठीक है, m1 x1 कितना है 2 प्लस m, y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय m प्लस m, दैट गिव्स मी 2m प्लस 4m। थोड़ा सा और अच्छा करूं, थोड़ा सा और अच्छा करूं, देखो इधर समझ में आता है क्या? देखो ट्राई कर, मैंने इसमें से m कॉमन लिया, बचा 2, बचा 4, m कॉमन लिया तो इसमें कितना बचा, हमने बोला 2 बच गया, और इसमें से m बाहर निकल गया तो 4 बच गया। इसमें से भी m कॉमन लिया, क्या बचा, इसमें से m इंटू 1 था तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1। अरे समझ में आता ना, तो ये हो जाएगा 6/2, दैट गिव्स मी 3। y सेंटर ऑफ मास सेम, m1 y1 प्लस m2 y2, छोटो छोटो लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। y सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है, इट विल बी m, ये हो जाएगा 4 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। आई थिंक नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो हो जाएगा 6m डिवाइडेड बाय 2m, mm कैंसर, ये हो जाएगा 2। हेंस मिल गया x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास। मिल गया ना? सर आंसर आंसर लिखा ना 3,3। अरे है ना, r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 3,3। इसका भी 3, इसका भी 3,3। और देखो यहाँ पे मेरे को 3,3 मिल गया था पहले। ओरली भी इमेजिन होता है, यस सर। थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट करें, थोड़ा सा बड़ा है इसको चीजों को। मेरे पास 5 मिनट है, चलिए फोटो ले लेना है, आप उसको लिख पाओ, ठीक है। बिकॉज छोटा सेशन है, अगर जैसे हमारे रेगुलर सेशन होंगे उसमें हमारे पास टाइम रहेगा तो आपको मैं जबरदस्ती साथ साथ में लिख पाऊंगा, बट नाउ वी हैव नो स्मॉल सेशन दैट कैन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ओके, यस सर। हुआ, आप करोगे? एक क्वेश्चन दूं मैं, करोगे? हाँ ये ट्राई करना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप स्टार्टिंग में लिख दो, ठीक है। क्या आपको पता है ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? मतलब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कितना होता है? इफ इट इज एन ए, शायद आपको ए लिखने के बाद समझ में आ जाता है कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल कितना 60। इतना डर क्यों रहा है? मुझसे डर लग रहा है क्या? तो दूसरा को देख के जज करेगा आप लोग, ऐसा कुछ है? अरे पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम बेशर्म रहने का, हर टाइम पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम, सो दैट कैन यू विल गेट द एंटायर कॉन्सेप्ट। नहीं समझा, अरे नहीं समझ में आ रहा सर, ये वापस बताओ। अरे और डालो, और डालो, खत्म हो रहेगा, डालो और। ठीक है, सुनो, जब मैं ऐसे ट्राइंगल की बात करता हूँ तो वी नो दैट, देखो अगर आपको समझ में आता है तो शायद ऊपर, जैसे ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, अगर मैं इससे सेंटर पॉइंट ले लूंगा ना कि ये चलो फॉर एग्जांपल दिस इज माय हाइट एक्स, हाइट एक्स समझ में आ रहा है ना, हाइट एक्स। अगर मैंने बोला कि ये h/2 पे है क्या, ये वाला पॉइंट h/2 पे है क्या, तो हम देखेंगे ना, अगर h/2 में बैलेंस करने जाऊंगा ना मैं, तो शायद वो इधर गिर जाएगा। मतलब अगर ये ट्राइंगल ऐसा है, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा वो जो पॉइंटेड पार्ट है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसा है, तो अगर मैं इसके सेंटर बैलेंस करने जाऊंगा ना, तो शायद ऊपर छोटू पार्ट, तो वो बॉडी पीछे गिर जाएगा, है ना। तो अगर हमें इसको प्रॉपर्ली बैलेंस करना है,
सो वी कैन फाइंड दैट वैल्यू कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है ट्राइंगल में नहीं कैसे समझा, निकालेंगे? हाँ हाँ नहीं समझा। देखो दिस इज द बुक, ठीक है, ये बुक है। अगर मैं बुक का सेंटर ऑफ मास बोलूंगा तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर अगर मैं बुक का सेंटर ऑफ मास बोलूं तो इसके सेंटर में होगा। हाँ बट ऐसे अगर मैं ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल, तो जब मैं ट्राइंगल को बैलेंस करूंगा तो इमेजिन कर देखो यहाँ से ब्रॉड है और यहाँ से छोटा होते जा रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसके सेंटर में ही रहेगा क्या सेंटर ऑफ मास, नहीं, ब्रॉडर साइड के साथ। जहाँ पे हैवी रहेगा, जहाँ पे एज्यूम करो कि यहाँ पे मास ज्यादा है, मतलब यहाँ पे तो शिफ्ट हो जाएगा। हेंस अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं, पहले ही समझा दूं, तो ये ऐसा होता है, ऐसे याद रखने का कि ये मतलब है ना, ये थिन पार्ट है, थिन छोटा पार्ट है, पतला पार्ट है। सो ये वाला ज्यादा लंबा होना चाहिए ना एज कंपेयर टू दिस पार्ट। हेंस हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये है 2h/3। तो सर ये कितना बच गया, ये बच गया 1h/3। तो ये हाइट कितनी हो गई, h/3। सर आपको कैसे आ गया, ये हमको सिखाओ, तो टेंशन नहीं लेगा, बताएगा। समझा, ये 2h/3 होता है, कोई पतला पार्ट है। सो इट विल टेक यू नो सेंटर ऑफ मास, दिस पार्ट विल हैव यू नो ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है इसलिए वो नीचे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास नॉर्मल से, सेंटर से वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एग्जैक्टली हाफ से तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आएगा, हमने बोला h/3, और ये हो जाता है जो ऊपर का पार्ट बचता है दैट इज 2h/3। एक लेंथ n है, मैंने बोला सेंटर, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, कैसे करेंगे आप, L/2. L/2 L/2। अगर मैंने बोला कि ना मेरे पास एक लेंथ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट, L/3 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 L/3। अगर मैंने बोला कि चलो ये डिस्टेंस कितना हुआ और ये डिस्टेंस कितना हुआ, इसको मैंने बोल दिया x1, कितना हो गया x1, L/6 L/3 प्लस L/3, L/3 प्लस L/3 2L/3, और ये हो जाएगा कितना, L/3। L/3। अगर मैं इसी को ऐसा वर्टिकली को, तो समझ में आएगा वर्टिकली, यस सर समझ गया। तो ये 2L/3 और ये L/3, बस हाइट के टर्म में लिखा, इमेजिन हुआ। यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो, इसका एक फोटो ले लेना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 मिनट है मेरे पास, एग्जैक्टली कैसे आएगा। यू विल ट्राई योरसेल्फ, सर ऑब्वियसली ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 1 2 3, ये मैंने आपको सीक्रेट पहले बता दिया, तो कोई नहीं, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो समझना चीज को, जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिया हो, देखो हमने पहले से कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लिया था अभी तक क्वेश्चन में, बट नाउ इन दिस पॉइंट अब हम देखेंगे कि इसको सेशन को कंटिन्यू करना है, आगे कैसे करना है, कितना लंबा करना है। जब हम लेक्चर करेंगे, चैप्टर करेंगे, तब तो करने ही वाले हैं, तब तो आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए समझ जाओ ऐसा कि जब भी हम ऐसा कुछ कंसिडर करते हैं, दिस इज मास m, ये m है, ये m है, और ये भी m है, ठीक है। अब हमने बोला जब भी आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस खुद से कंसीडर करना ना, कि दैट नाउ लेट्स सी, मेरे को दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, अब बोला सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन वो कोई भी एक मास में शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कंसीडर किया, तो दिस विल बी x, y एंड दिस विल बी ओरिजिन, मतलब 0, 0। समझा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि ना, आपको जब भी ऐसा कुछ भी रैंडम क्वेश्चन दिया हो ना, तो आप सेंटर ऑफ मास खुद से कंसीडर करोगे, मतलब ओरिजिन कंसीडर करा ना खुद से, तो कोई भी एक मास की तरफ ओरिजिन 0 कर देने का, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस 0 कर देने का, मतलब ये 0 हो गया, मतलब यहीं से एक्सेस स्टार्ट हुआ रहेगा। सर इमेजिनरी हुआ ना, इमेजिनरी मतलब वी आर सॉल्विंग द वैल्यू ना, तो अगर मैं जो भी वैल्यू निकालूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा दैट फॉर एग्जांपल मेरे को मिला, मुझे आपको तो याद ही है, ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये है h, कुछ भी हाइट रहेगी h की, तो हम बोलेंगे दिस विल बी h/3, h/3, और ये हो जाएगा, सॉरी x एक्सिस कितना दूर होगा, हम बोलेंगे ये तो इधर ही पॉइंट आने वाला है ना, दैट इज a/2 h/3 का। अब ये हमने अज्यूम कर लिया, बट सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, तो हमने बोला इससे कितना दूर है वो फाइंड कर, इससे ओरिजिन है तो ये कितना पॉइंट है,
इसके लिए हम रियल लाइफ में भी ओरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हैं कि एग्जैक्टली ग्राफ का मतलब एग्जैक्टली वो वैल्यू कहाँ पे मिलती है ओरिजिन से। तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहले सीधे समझो, सबसे पहले इसको मास m बोला है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस 0,0 है, इसको मैं ऑब्जेक्ट a बोलता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट b बोलता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट मास m ऑब्जेक्ट c बोलता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कितने दूर है डिस्टेंस पे। तो सबका x, y मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। मैथमेटिक्स है, निकाल सकते हैं 0,0, ये कितना हो जाएगा b। x कितना दूर है यहां से, I can say this x, this b point is at the distance of a, है ना, a डिस्टेंस है ना, a कॉमा और y पे तो कुछ नहीं मतलब 0 है। यहाँ पे कितना रहेगा c पॉइंट, सोच के बताओ। ये x से कितना दूर है तो कैसे सर्च करने का, x से कितना दूर है तो उसके लेने कैसे देखने का, x से कितना दूर है, ये पॉइंट है ना, कितना दूर आ गया ये, इसका हाफ, और इसका हाफ ना a/2 a/2, और ये कितना ऊपर है। अब प्रॉब्लम बस अगर वो y पॉइंट मिल जाए मुझे, h मतलब ठीक है ना, हाइट तो मैंने बोला है, बट अगर मुझे y अभी h लिखूंगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। मैं क्या करूंगा, मेरे को a के टर्म में आना, जी बच्चे ओह म्यूट करो म्यूट करो, a के टर्म में आंसर चाहिए, a के टर्म में कैसे करेंगे। देखो चीजें, देखो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि फिजिक्स कैसे। अब जब ऐसा आना तो थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा। मैथमेटिक्स मतलब अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, yes sir दिस एंगल विल बी 60, दिस विल बी 90 क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 हो जाएगा। तो ये कितना बचा 30. 30। क्या आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, ये x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे छोड़ इसको छोड़ देते हैं, Yes, अगर मैंने sir. बोला कि ये a है तो ये निकाल सकते, सामने का साइड कितना होगा, Yes, sir. क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं। ये एंगल है root 3/2 a into side. हाँ, मतलब आप जैसे याद करते हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता कि मुझे कुछ नहीं है, मतलब ऐसा डरता, मतलब है ना, मैंने चीजों को इतनी बार नहीं प्रैक्टिस किया है कि मुझे मेमोराइज हो गई है, बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने देखा ये ऑपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है और ये हो जाएगा थीटा। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, तो मैंने बोला ये होता Sine. है साइन का। हेंस दिस विल बी साइन 60 इज इक्वल टू x बाई ए। मुझे क्या चाहिए था x, तो a मल्टीप्लाई करूंगा इधर, a इधर आ जाएगा, साइन 60 इज √3/2। तो मुझे यहां पे मिल गया a √3/2। अब शायद इजी है, अब सॉल्व हो जाएगा। r सेंटर ऑफ मास विल बी x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास। क्या डिफिकल्ट है क्या, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल लिया है। अब 0,0 0 a और a/2 फॉर a x1 will be 0, y1 will be 0, x2 will be for b, x2 will be, चलो चलो बोलो बोलो, माइक ऑन कर दो, अभी लास्ट है। फॉर c चलो बता फटाफट, a/2 and y3 will be equal to a √3/2। सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे कितना हो जाएगा ये x सेंटर ऑफ मास, कितना आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 0 x3 ना, अरे पहले उधर से फॉर्मूला था, m1 प्लस m2 प्लस m3, इट विल बी m सबका m1 m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो हो जाएगा m x1 कितना 0, m2 कितना m, x2 कितना a प्लस m कितना हो जाएगा ये a बाय डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये कितना हो जाएगा, इट विल बी, हम बोलेंगे सर इसमें से अगर m कॉमन ले लिया फिर m लिखते हैं,
m कॉमन लिया तो इट विल बी 0 plus a by 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये m वन 1 plus प्लस 1 कितना हो जाएगा ये x से दूर आ जाएगा 3/2 3/2 ऐसे दूसरे का निकाल सकते हैं y सेंटर ऑफ मास सर 3m आएगा है ना नीचे हाँ वही मैं कर रहा हूँ कैसे हो गई m plus m दैट इज 3m तो m और m कैंसिल और ये 3 और 3 कैंसिल इट विल बी a by 2 समझा ये हो जाएगा m 3 a by 2 डिवाइडेड बाय 3m तो 3 कैंसिल mm कैंसिल इट विल बी a by 2 so h सेंटर ऑफ मास विल बी a by 2 ऐसी y सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं क्या निकालेंगे क्या yes sir सर होमवर्क रखेगा ये वाला यस सर ठीक है चलो फिर इसको होमवर्क रखते हैं इधर आ जाएगा 0 plus √3a by 2 so it will be 3m so it will be a √3a by 2 3s are 6 तो ये किसका डिस्टेंस मिला मेरे को ये इस a के रिलेटेड मिला कि a कितना ऊपर है a से रिलेट किया तो a कितना ऊपर है वो मैंने फाइंड किया आएगा हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा r सेंटर ऑफ मास पर एंड ऐसे ही फॉर एग्जांपल मुझे इसे लेंथ दी है रॉड दी है तो मैंने a कंसीडर करके हमने सॉल्व किया ऐसे ही इसके ऊपर और भी चीजें आती है फॉर एग्जांपल वो लोग उसको स्क्वायर बना दो मास 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 बोलेंगे इसका वन है इसका वन है इसका वन है इसका वन है तो ऑब्वियसली सेंटर में रहेगा ऐसे करते करते पूरे डिस्क का कंसीडर करेंगे ऐसे करते करते हम हर एक चीज का कंसीडर करेंगे और हर एक चीज का हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सो इन रियल लाइफ हम भी ऐसे ही करते हैं एक एक मास को देखते हैं और सबका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं बस एक छोटा सा लेक्चर था जिसके ऊपर मैंने मतलब थोड़ा बहुत ट्राई किया कि आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स समझ में आए कि कैसे करते हैं मतलब फिजिक्स मतलब भी ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स टर्म भी रखा है सो दैट कि आपको इजिबल हो नंबर भी रहे सो दैट कि वो इजिबल समझ में मतलब इजीली समझ में आते हैं सो if you are decided to take science best है if you are confused कि सर अभी भी साइंस लेना चाहिए कॉमर्स लेना चाहिए तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना पहले तो ये समझो 2 पॉइंट सुनना मेरी बात पहले तो ये समझ जाओ कि कोई भी अपने पुराने रिजल्ट पे अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो कि यार सर साइंस तो मेरा पहले से मतलब है ना मार्क्स कभी आए नहीं साइंस में समझ में आता है बट साइंस में कोई मार्क्स नहीं आए तो मैं इस बार भी साइंस ले लेना तो मैं कॉमर्स लेके देख लूंगा क्या होता है तो ऐसे नहीं करना है थिंक ओवर इट अंडरस्टैंड द थिंग्स कि मुझे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अगर लगता है कि यार मजा आ रहा है लॉजिक है इसमें अरे यार क्या सिंपल चीज है तो मैं कर सकता सो देन यू हैव दिस थिंग बट अगर ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी बहुत चीजें मतलब नहीं समझ में आ रही बोर होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि इसका सेंटर होना चाहिए सेंटर इधर क्यों मैं क्या करूँ क्या होता होगा ऐसा मन में क्वेश्चन आता है तो साइंस आपके लिए नहीं लेकिन ऐसा हो कि नहीं वाई दिस इज हैपनिंग वाई हॉट एयर बलून गो इन द अपर डायरेक्शन वाई मिराज इफेक्ट हैपेंस ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो साइंस आपके लिए सो एक छोटा सा फिजिक्स डिफिकल्ट था क्या ठीक है आप ऐसे मेरे को ऐसा डायरेक्टली कैसे बोलोगे ना कि सर था अभी क्या बोलूं आपको नहीं भाई ठीक है इजी था ना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और सारी चीजें ऐसी है स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ना तो इजी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हाँ वास्ट है पूरे आपके 2 साल ऑक्यूपाई हो जाएंगे आपके पास थोड़ा बहुत टाइम नहीं बचेगा कुछ और मतलब कुछ और लोगों करने के लिए मिलेगा
बट इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ऐसे ना फ्रीली बैठे हो, लगे कि चलो क्या करूँ आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा फ्री बैठने के लिए आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। इफ यू हैव सी से लेकर beneath the bottom of the sea to the sky, एकदम एंड ऑफ द स्पेस, वहां तक हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। वेलकम टू साइंस। इसके ऊपर और भी चीजें हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है, मैंने रखा हुआ यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स पूरा एक्सप्लेन करके कैसे होता है, फिजिक्स में क्या है, कैसे है, कितने सारे तो मैंने डिस्कस नहीं किए बिकॉज वो वीडियो अलग से बना हुआ है, तो आप वो वाला स्कैन करके देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें, पूरा चैप्टर पूरा 11-12 डिस्कस किया हुआ है। ठीक है सर, फोटो लेना है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए फिर विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। होप द सेशन विल बी सून, आई गेस ऑन 3rd। बाय। Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Hi, sir.